आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना हो गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 13 से 14 जुलाई को पेरिस का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री 14 जुलाई यानी कल बैस्टिल डे परेड में होंगे मुख्य अतिथि। इस परेड में तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता भी लेगा भाग। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों से औपचारिक वार्तालाप करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में एक राजकीय भोज के साथ साथ निजी रात्रि भोज की करेंगे मेजबानी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के सेनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी करेंगे मुलाकात। वह फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से करेंगे बातचीत। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री की यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का करेगी अवसर प्रदान। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अबू धाबी के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से भी करेंगे मुलाकात। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार हो रही है मजबूत और प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के साधनों के पहचान करने के अवसर में बेहद अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और यूएई से रवाना होने से पहले प्रस्थान वक्तव्य किया जारी। वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस विभिन्न क्षेत्रों में निकटता से सहयोग करते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान वक्तव्य में यह भी कहा कि वे राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात करने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे फ्रांस के दौरे के बाद यूएई की यात्रा पर भी जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश से राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर, जिससे आसपास के इलाकों में जलभराव हो गया। हिमाचल प्रदेश के कारा में फंसे 25 भेड़ पालकों और 3 पर्यटकों को एनडीआरएफ, आईटीबीपी, होमगार्ड, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा किया। जयराम ठाकुर ने कुल्लू के भुंतर इलाके में हालात का जायजा लिया। भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड के 8 जिलों में रेड अलर्ट और अन्य 5 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज दिन भर कहीं भी भारी तो कहीं मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान। रेड अलर्ट वाले जिलों में चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। साथ ही सरकार ने तीर्थ यात्रियों को मौसम देखकर यात्रा करने की हिदायत दी है। लोगों की सहायता के लिए सरकार के आपदा राहत नंबर भी जारी किए गए। जिला अधिकारियों और स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं को निर्देशित करने के लिए कहा गया। उत्तरी हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें राज्य में किए गए राहत कार्यों से अवगत कराया। हालात का जायजा लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंबाला जिले का दौरा तो करने वाले। एनडीआरएफ, सेना और राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। प्रभावित लोगों तक खाना, पानी और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। यमुना के पानी का स्तर 208.20 मीटर पर पहुंचा। राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। यमुना नदी के किनारे के आधे किलोमीटर के दायरे में लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ की स्थिति पर आज दोपहर
12 बजे एलजी सचिवालय में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। पंजाब में भारी बारिश से 12 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, जिनमें रोपड़, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना समेत होशियारपुर, पठानकोट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मोहाली, रोपड़, मोगा में होशियारपुर, लुधियाना और पटियाला में कई गांव प्रभावित। पंजाब में एनडीआरएफ की टीमें भी बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम कर रही हैं। मौसम विभाग ने पंजाब के कुछ जिलों में आज और कल बारिश से होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में रेड अलर्ट जारी किया। इन राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उधर विशाखापट्टनम मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अगले 3 दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। वहीं 3 दिन के बाद तटीय आंध्र प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की भी संभावना। चंडीगढ़ में लगातार भारी बारिश के चलते वाटर सप्लाई, सीवरेज और सड़क को नुकसान पहुंचा। इसके चलते नगर निगम पुनर्विकास के कार्यों में जुटा हुआ है। असम में बाढ़ की स्थिति भी अभी बनी हुई है। बीते कुछ दिनों से हो रही भारी मानसूनी वर्षा की वजह से 7 जिलों के 58,000 से अधिक लोग प्रभावित। राज्य आईएमडी ने कोकराझार, चिरांग, मोगईगांव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। केंद्रीय जल आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के कारण नंगला मुराघाट बिंदु पर दिसांग नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी खतरे के स्तर से ऊपर। विश्वनाथ, दरांग, धेमाजी, लखीमपुर, कोकराझार, तामुलपुर जिले में बाढ़ की वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान के 4थे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति 14 जुलाई को जयपुर में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करने वाली है। इसी शाम वो जयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वाधान में राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित एक सेमिनार को भी करेंगी संबोधित। गृह मंत्रालय आज और कल गुरुग्राम में NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा विषय पर G20 सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में G20 देशों ने 9 विशेष आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी लोगों, भारत और दुनिया भर के डोमेन विशेषज्ञों सहित 900 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद जताई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इंडोनेशिया के दौरे पर है। विदेश मंत्री आज जकार्ता में आसियान फ्रेमवर्क के तहत आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच में विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री ने कल इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठक की और द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। डॉक्टर जयशंकर ने कल लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेल मक्से कोमासित के साथ मुलाकात की और अपने साथ महत्व के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों और बहुपक्षीय सहयोग पर भी समीक्षा हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने कल वियतनाम के विदेश मंत्री बोई थान सोन के साथ भी बैठक की है। उन्होंने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, हवाई संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की। दोनों ने समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जयशंकर ने मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जामरी अब्दुल कादिर से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की और आसियान से जुड़े मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री ने कल आसियान महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न के साथ बैठक की। उन्होंने भारत आसियान की व्यापक कूटनीतिक भागीदारी के विकास पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने वित्त, साइबर और समुद्री क्षेत्रों में भारत आसियान संवाद का सुझाव दिया। विदेश मंत्री ने कल जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सीरिया की यात्रा पर हैं। कल उन्होंने दमिश्क में सीरिया के उच्च शिक्षा मंत्री बासम इब्राहिम से मुलाकात की। इसके साथ ही भारतीय छात्रवृत्ति के लिए चुने गए सीरिया के छात्रों के साथ संवाद किया गया। रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने और सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक में भाग लेने के लिए कोलंबिया के कार्टागेना में भारत निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की। चर्चा के दौरान सीईसी ने कहा कि एक वैश्विक संघ के रूप में वेब EFMB के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस दौरान एक दूसरे के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने में मदद मिलती है। राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि वेब जैसे मंचों के माध्यम से EMB फर्जी कहानियों का मुकाबला करने जैसे गंभीर चुनौतियों से मिलकर काम करता है जो दुनिया भर में चुनावी अखंडता को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। 11वीं वेब कार्यकारी बोर्ड की बैठक के मौके पर ESI इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम पर कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 65% ग्रामीण जनसंख्या जिस देश में है उस देश की कल्पना नाबार्ड के बिना नहीं हो सकती। अमित शाह ने कहा कि पिछले 4 दशक से नाबार्ड इस देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, कोऑपरेटिव संस्थाओं के साथ साथ 1.5 दशक से स्वयं सहायता समूह के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य मंत्री श्रीपद वायनायक की उपस्थिति में स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का किया उद्घाटन। इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम चंद्रयान 3 के लघु मॉडल के साथ पूजा अर्चना करने के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर पहुंची। कल दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की और इस प्रतिनिधि मंडल का जो अगुवाई है वो स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों के सचिव हेलन बाडलेगर आर्टिडा कर रही थी। 2 दिवसीय ये बैठक लंदन में हुई। इस बैठक का उद्देश्य भारत और EFTA के बीच एक निष्पक्ष, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और व्यापक व्यापार समझौता करना। पीयूष गोयल ने बैठक में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने व्यापार के व्यापक समझौते के महत्व पर बल दिया जो भारत और EFTA दोनों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है, साथ ही साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों और सतत विकास को प्रोत्साहित भी करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार डगलस मैकनील के साथ बैठक की है। देश का IIP सूचकांक मई में 5.2% बढ़ा। वहीं अप्रैल में IIP जो था वो 4.2% की दर से बढ़ा, जबकि पिछले साल ये 19.5% से ज्यादा था। NSO ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन मई महीने में 5.5% से ज्यादा बढ़ा। इस तरह खनन क्षेत्र के उत्पादन में 6.4% और बिजली क्षेत्र के उत्पादन में 0.9% की वृद्धि हुई है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष जून महीने में 4.81% पर पहुंची। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जियों की कीमतें बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य खाद्य सूचकांक पिछले महीने बढ़कर 4.49% पर। जून महीने में ग्रामीण महंगाई दर की अगर बात की जाए तो 4.72% रही, जबकि शहरी महंगाई दर 4.96% रही। ये लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई दर RBI के निर्धारित दायरे से 2 से 6% के बीच बनी हुई है। IT क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी TCS का चालू वित्त वर्ष का जो शुद्ध आय है उसमें 16.5% से वो बढ़ा है और 11,074 करोड़ रुपए रहा। सेबी 14 अगस्त को विशाल ग्रुप ऑफ कंपनीज और NVD सोलर की 22 संपत्तियों की नीलामी करने वाला है। इसके जरिए निवेशकों से अवैध तरीके से जुटाया गया धन जो है उसको वसूला जाएगा। IT की दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि वो अगले 3 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $1 अरब का निवेश करने की योजना बना रहा है। कनाडा के बैंक से ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। बैंक ऑफ कनाडा ने ब्याज दरों में फिर से 25 BPS तक इसे बढ़ाया, जिसकी वजह से ब्याज दरें आज 20 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। वेदांता समूह सेमीकंडक्टर परियोजना से ताइवानी साझेदार फॉक्सकॉन के अलग होने के बाद कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस उपक्रम के लिए कई भागीदार तैयार। लिथुआनिया की राजधानी विनियस में नेटो शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन
भी रूस यूक्रेन युद्ध की गूंज से भरा रहा। नेटो सदस्य यूक्रेन की सदस्यता की मांग को तो आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन युद्धग्रस्त देश को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिया। वहीं विश्व के सार्वजनिक संपन्न G7 देशों ने भी यूक्रेन को भविष्य में सैन्य और आर्थिक मदद का दिया आश्वासन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिथुआनिया की राजधानी में हुई समिट को बताया अच्छा, लेकिन उसके नतीजे को ये नहीं कहा कि वो आदर्श रूप से है चलने वाला। जेलेंस्की ने कहा कि नेटो महासचिव और नेटो नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में महत्वपूर्ण संकेत मिला है और वो ये कि यूक्रेन समूह का सदस्य जरूर बनेगा। वहीं रूस ने नेटो के आश्वासन को खतरनाक गलती करार दिया। रूस ने कहा कि इससे यूरोप के लिए खतरा बढ़ सकता है। यूक्रेन की नेटो की सदस्यता की उत्कंठा पर रूस के हमले का मुख्य कारण इसे बताया गया। समिट के दौरान जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर युद्ध के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की आवश्यकता जताई। जेलेंस्की ने कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की है, जिसमें हथियारों की मांग की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर हमला बोला। बाइडेन ने कहा कि पुतिन की विस्तारवाद की लालसा विफल होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन का अटूट समर्थन जारी रखने का प्रण लिया और रूस की आक्रामकता के खिलाफ सैन्य मदद जारी रखने की प्रतिबद्धता को जताया है। नेटो महासचिव स्टोल्टनबर्ग ने जेलेंस्की के साथ मीडिया से बातचीत में ये कहा कि यूक्रेन इस समय नेटो के सबसे ज्यादा करीब है और उसकी सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार। नेटो की सदस्यता के संबंध में यूक्रेन को निर्णय लेना होगा, न कि रूस को। लिथुआनिया के नाटो समिट के दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए। इस दौरान राजधानी कीव में लगातार दूसरी रात ड्रोन हमले हुए और इन हमलों में 2 लोग घायल हुए, जबकि एक भवन को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के अन्य शहरों में भी ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। यूक्रेन में कुल 15 ड्रोन के हमले हुए, इनमें से 11 ड्रोन आकाश में ही नष्ट कर दिए गए। शेष 4 ने लक्ष्य को टकराकर नुकसान पहुंचाया। रूस के सशस्त्र संगठन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने अपने हथियार रूसी सेना को दिए हैं और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात में प्रिगोजिन और उसके कमांडर्स ने रूस के प्रति अपनी वफादारी को अटूट बताया और अपना भविष्य जो है उसका फैसला पुतिन पर छोड़ दिया। रूसी राष्ट्रपति के निर्देश पर ही वैगनर ने अपने हथियार सेना को दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर 2000 से ज्यादा मध्यम और 2500 टन से ज्यादा गोला बारूद समर्पित करने की जानकारी दी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज की पहली पारी में 150 रन पर ढेर हुई नजर। गेंदबाजी में अनुभवी रविचंद्रन अश्विन ने कमाल दिखाते हुए 5 विकेट हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में 33वीं बार उन्होंने किसी पारी में 5 विकेट हासिल किए। डोमिनिका टेस्ट में वेस्टइंडीज के जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने ठोस शुरुआत की। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने बिना किसी नुकसान के लिए 80 रन बनाए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के बीच आज मैच खेला जाना है। तीसरा T20 मुकाबला बांग्लादेश का सूपर साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू अपडेन के साथ विंबलडन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बोपन्ना पुरुष युगल में 2013-15 के बाद तीसरी बार विंबलडन के सेमीफाइनल में वो पहुंचे। सेमीफाइनल में उनकी भिड़ंत इंग्लैंड के लिए निक स्कूप्सकी और नीदरलैंड के वेल्सी वुलहॉफ से है। कार्लोस अल्काराज ने डेनमार्क के होल्गर रूने को सीधे सेट्स में 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। वहीं डेनियल मेदवेदेव ने भी विंबलडन के सेमीफाइनल में पहली बार बनाई जगह। सेमीफाइनल में मेदवेदेव की भिड़ंत कार्लोस अल्काराज से। आरियाना साबालेंका लगातार चौथे ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंच गई। उन्होंने अमेरिका के मेडिसन कीज को आसानी से 6-4, 6-2 से हराया। ओन जबियोन ने गत विजेता एलिना राबिकाना को 3 सेटों के संघर्ष में 6-7, 6-4, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत के निशात कुमार ने पेरिस में जारी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। निशात ने 2.09 मीटर की छलांग के साथ इस पदक को अपने नाम किया और इस पदक के साथ निशात प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय। खेल मंत्री ने ट्वीट कर निशात कुमार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर निशात के जज्बे की प्रशंसा की है। राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलो भार वर्ग में सीनियर और जूनियर वर्ग में स्वर्ण जीते। पुरुषों के 55 भार वर्ग में सीनियर वर्ग के मुकुंद अहीर कुल 239 किलो भार वर्ग उठाकर बांग्लादेश के मोहम्मद
रहमान ताज को पराजित कर चुके हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता शिवा राजकुमार की आने वाली फिल्म घोस्ट का टीजर उनके जन्मदिन पर रिलीज किया गया। एक्टर मनोज वाजपेयी इस वक्त लंदन में अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं छुट्टियां। मनोज वाजपेयी ने इंस्टाग्राम पर फोटो की शेयर। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही और जाने माने निर्देशक डांस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने हिप हॉप इंडिया के प्रोमो में डांस कर धूम मचा दी। बॉलीवुड अभिनेता सिकंदर खेर का मानना है कि आर्या सीरीज की सुष्मिता सेन के साथ काम करना अद्भुत अनुभव रहा। जल्दी आएगी सीरीज 3 आर्या की। बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन की सुपरहिट फिल्में मिली बावर्ची और कोशिश का होगा रीमेक। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म में मिली जो थी उसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने एक साथ काम किया था। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का गाना व्हाट ठुमका फॉर रिलीज। B4U मोशन पिक्चर्स प्रस्तुत प्रदीप पांडे चिंटू की भोजपुरी फिल्म भारत भाग्य विधाता का टीजर रिलीज हुआ। किंग खान की फिल्म जवान सलमान खान का बेहद पसंद आ रही है। उसका प्रीव्यू जो है उसको इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए तारीफ लिखी है सलमान खान ने। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 जल्द रिलीज होने वाली है। इस बीच सेंसर बोर्ड की कमेटी ने इस फिल्म को रिवीजन कमेटी को दिखाने का सुझाव दिया। 75वें एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन जारी किए गए। इस बार एमी अवार्ड्स LA के पीकॉक थिएटर से सोमवार 18 सितंबर को शुरू होंगे। एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।